welcome back to my channel. Today we are going to continue with MCQ series 5th related to NEP 2020. तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए अपने फर्स्ट क्वेश्चन से और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या बोलता है। MCQ just a minute. Okay. MCQ now we can start. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंसेप्ट एनकरेजेस पेयरिंग और ट्विनिंग ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। इनमें से कौन सा कंसेप्ट है जो एनकरेज करता है पेयरिंग करने के लिए या ट्विनिंग करने के लिए। किसकी ट्विनिंग या पेयरिंग, पब्लिक और प्राइवेट स्कूल की। टू शेयर रिसोर्सेज, ताकि रिसोर्स शेयर किए जा सके और बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव किया जा सके। स्कूल कॉम्प्लेक्स पॉलिसी, ट्विनिंग पॉलिसी, स्कूल कोलैबोरेशन इनिशिएटिव और कम्युनिटी पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, तो कौन सा इनमें से है हमारा ट्विनिंग पॉलिसी। ट्विनिंग पॉलिसी क्या है, ट्विनिंग पॉलिसी जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट स्कूल पार्टनर की तरह काम करते हैं ताकि वो अपने रिसोर्सेज को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को और अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और इसके बारे में कौन बात करती है, NEP 2020 बात करती है। ठीक है, बाल भवन्स आर प्रपोज्ड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर। बाल भवन्स जो हैं वो किसके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, ए एकेडमिक ट्यूटरिंग के लिए, बी आर्ट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, स्पोर्ट्स कोचिंग ओनली और एडल्ट एजुकेशन। तो जो बाल भवन्स हैं वो किसके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, आर्ट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, ये स्पेशल सेंटर हैं जो बनाए गए हैं आर्ट, प्ले और कैरियर रिलेटेड एक्टिविटी को नर्चर करने के लिए चिल्ड्रन के अंदर, ताकि वो क्रिएटिव बन सके। नेक्स्ट है अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में बी यूज टू प्रमोट। अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी जो है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको किस इनमें से किस चीज़ को या किस एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। फाइनेंशियल लिटरेसी, कम्युनिटी सोशल इंटेलेक्चुअल एंड वॉलंटियर एक्टिविटीज़, टीचर रिक्रूटमेंट, स्टूडेंट फी रिडक्शन। किसके लिए यूज़ किया जा सकता है, कम्युनिटी सोशल इंटेलेक्चुअल एंड वॉलंटियर एक्टिविटीज़ के लिए। मतलब कि कम्युनिटी इंरिचमेंट जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, सिर्फ एकेडमिक पर्पज़ के लिए ही नहीं। मतलब एकेडमिक पर्पज़ के लिए तो स्कूल यूज़ ही किए जाते हैं, बट उसके अलावा अगर हम कम्युनिटी इंरिचमेंट एक्टिविटी भी करवा सकते हैं स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके। नेक्स्ट है द गोल ऑफ द स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी सिस्टम इज़ टू। जो स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी सिस्टम है उसका गोल क्या है, टू इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इंक्रीज करना, इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स एंड प्रिवेंट और ओवरली रेस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स, रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी, लिमिट स्कूल इनोवेशन। तो क्या है स्कूल एजुकेशन के रेगुलेटरी सिस्टम का एम, क्या है, टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम एंड प्रिवेंट ओवरली रेस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स। ठीक है, मतलब इनपुट बेस्ड जो नॉर्म्स होते हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करना, उनको अवॉइड करना, बल्कि क्वालिटी लर्निंग आउटकम्स पे फोकस करना एम होता है हमारा रेगुलेटरी सिस्टम का। एक्सेसिव सेंट्रलाइज्ड कंसंट्रेशन ऑफ पावर लीड्स टू। एक्सेसिव सेंट्रलाइज्ड कंसंट्रेशन जो पावर किया उसकी वजह से क्या होता है, इंप्रूवमेंट ऑफ रेगुलेशन, बेटर स्कूल परफॉर्मेंस, इन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम, एनहेंस्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्या होता है यहाँ पे, इन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम। अगर हम बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड कंसंट्रेशन करेंगे पावर की तो क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाएगी। ठीक है, टू मच सेंट्रलाइज्ड पावर की वजह से इनएफिशिएंसी आ जाती है डिसीजन मेकिंग में, जो स्कूल लेवल पे जो मैनेजमेंट है उसको हार्म कर सकती है। नेक्स्ट है द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इज कंसिडर्ड सेंट्रल टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इम्पोर्ट पॉलिसीज, ए वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी किसके ऊपर स्ट्रेस करती है, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करती है, जो एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है द अपेक्स स्टेट लेवल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी मेकिंग इन स्कूल एजुकेशन इज़। इनमें से कौन सा है स्टेट लेवल की बॉडी जो मॉनिटरिंग भी करती है और पॉलिसी मेकिंग भी करती है स्कूल एजुकेशन लेवल पे। SSA, SE, SCERT डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और DIET तो कौन करती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन
सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, डाइट नहीं करती, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन करता है। हाईएस्ट स्टेट लेवल बॉडी है जो पॉलिसी मेकिंग भी करती है, रिसोर्स को भी एलोकेट करती है और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन को भी मॉनिटर करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द SSE इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर, SSE जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ठीक है। SSE इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, SSE क्या होता है, SSE होता है हमारा स्टैंडर्ड जो डिज़ाइन किया जाता है SCERT के थ्रू। ये स्टैंडर्ड सिस्टम है जो स्टैंडर्ड यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है SCERT के थ्रू, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के थ्रू। इसमें टीचर्स भी होते हैं, पेरेंट्स भी और एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड कुछ एक्सपर्ट्स भी शामिल होते हैं। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के लिए, टीचर रिक्रूटमेंट के लिए, इस्टेब्लिशिंग ए मिनिमल सेट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर स्कूल्स कंडक्टिंग नॉर्मल नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स। ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टीचर रिक्रूटमेंट के लिए। यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जाए SSSA की तो ये क्या है, स्टेट स्कूल, S स्टेट, S स्कूल और S स्टैंडर्ड और A से अथॉरिटी मतलब स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। नेक्स्ट है द फ्रेमवर्क फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ SSE विल बी क्रिएटेड बाय, किसके थ्रू क्रिएट किया जाएगा, अभी ऊपर पढ़ा हमने SCERT क्रिएट करेगी किसकी कंसल्टेशन के साथ, स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन के साथ। तो स्टेक होल्डर का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपर्ट होते हैं या पेरेंट्स होते हैं या टीचर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन से यहाँ पे ये क्या किया जाएगा, फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, क्या किया जाएगा, फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ हमें टर्म दी गई है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम देखें DEO है। DEO क्या होता है, DEO होता है डिस्ट्रिक्ट, DEO होता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और BRC होता है हमारे पास ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। और जो डाइट है DIET, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट, आई से क्या होगा, इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। DEO क्या है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। SCERT क्या होता है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये वही है जैसे NCERT हमारी स्टेट लेवल पे होती है, सॉरी सेंट्रल लेवल नेशनल लेवल पे होती है, और SCERT हमारी स्टेट लेवल पे होती है। तो DEO क्या है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, BRC क्या है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, DIET क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसपेरेंट पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर बाय स्कूल्स इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट डिटेल्स, क्लासरूम नंबर्स। जो ट्रांसपेरेंट पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर है स्कूल्स के थ्रू जो डिस्क्लोज किया जाता है, उसमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, क्लासरूम नंबर, सब्जेक्ट टॉट, फीस, इवोल्यूशन आउटकम, टीचर पॉलिटिकल बैकग्राउंड और पेरेंट इनकम रिकॉर्ड। पेरेंट की इनकम रिकॉर्ड को हम पब्लिक नहीं कर सकते, स्टूडेंट की प्राइवेट डिटेल को भी पब्लिक नहीं कर सकते, वॉयलेशन ऑफ राइट हो जाएगा। टीचर पॉलिटिकल बैकग्राउंड को भी हम पब्लिक नहीं कर सकते, तो क्या होगा इसमें, क्लासरूम नंबर, सब्जेक्ट जो हम पढ़ाने वाले हैं, फीस, इवोल्यूशन, ये सब क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। क्योंकि जब एडमिशन के लिए आते हैं लोग
तो क्या है उनको बताया जाता है कि कितने क्लास रूम है हमारे पास, कितने सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, कितनी क्या फ़ीस है, क्या हम इवोल्यूशन टेक्निक यूज़ करते हैं, क्या क्या आउटकम रहे, किन किन बच्चों ने कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुआ, ये सब है ना। नेक्स्ट है द SCERT विल लीड ए चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस टू री इन्विगोरेट विच इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एक मैंने जो SCERT है स्टेट लेवल पे, वो चेंज लेके आएगी, चेंज करेगी मैनेजमेंट प्रोसेस को, किस इंस्टीट्यूशन को री इन्विगोरेट करने के लिए। ठीक है, किसको करने के लिए, SMC और SCMC, CRC और BRC एंड डाइट्स, SSA और DEO को, CBSE को और ICSC को। तो किसको करेगी, CRC को एंड BRC को, डाइट को। ठीक है, ये क्या करेगी, इनको स्ट्रेंथ करने के लिए मैनेजमेंट में चेंज लेके आएगी। अब देखो हमारे पास, हमने BRC के बारे में हम बात कर चुके हैं। BRC क्या होता है, एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत आती है एग्जाम में और हमारी रिवाइज हो जाएंगी, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। BRC क्या था हमारे पास, BRC था ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ये क्या होता है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, फिर आता है CRC, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। फिर आता है डाइट, DITS। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। डाइट क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और हमें CBSE बताइए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे आता है ICSE बोर्ड भी हमें पता है, SSA ये भी हमने पढ़ लिया कि स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी होती है। ठीक है, और हमारे पास क्या बच गया, DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ये क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, ऑफिसर। अब हम बात करें नेक्स्ट, हमारे पास क्या आया, SMC। ठीक है, SMC क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और SCMC क्या होता है, स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारी SCERT स्टेट लेवल पे, वो चेंज लेके आना चाहती है मैनेजमेंट प्रोसेस में, ताकि वो किसको, कौन से इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर सके, CRC को, BRC को, डाइट को। CRC क्या है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर को, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर को, और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को। तो ये सारे स्टेट के अंडर आते हैं, सॉरी। नेक्स्ट है प्रमोशन, रिकॉग्निशन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन द स्कूल सिस्टम विल बी बेस्ड ऑन। प्रमोशन हो रहा है, रिकॉग्निशन हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है इंडिविजुअल्स की स्कूल सिस्टम में। किसके बेस पे होगी, ईयर्स ऑफ सर्विस के बेस में, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के बेस पे, कम्युनिटी फीडबैक के बेस में, पॉलिटिकल रिकमेंडेशन के बेस में। तो किसके बेस पे उनका प्रमोशन होना चाहिए, टीचर्स का, या जो भी काम कर रहे हैं मैनेजमेंट में, स्कूल मैनेजमेंट में, तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के बेसिस पे उन इंडिविजुअल्स को रिकॉग्निशन मिलेगा और उनका प्रमोशन होगा अकॉर्डिंग टू NEP 2020। पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स विल बी असेस्ड एंड एक्रीडेटेड बेस्ड ऑन, किसके बेसिस पे असेस्ट किए जाएंगे और एक्रीडेट किए जाएंगे, डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर ईच टाइप, द सेम बेंचमार्क एंड प्रोसेसेस, ओनली फाइनेंशियल डाटा, ओनली एकेडमिक रिजल्ट। किसके बेसिस पे होगा, द सेम बेंचमार्क एंड प्रोसेसेस के बेस पे होगा। पब्लिक और प्राइवेट स्कूल को आइडेंटिकल क्वालिटी स्टैंडर्ड के बेस पे यहाँ पे क्या किया जाएगा, असेस किया जाएगा। ठीक है, कोई सेपरेट सिस्टम नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट है द रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एम्स टू, जो रेगुलेटरी फ्रेम है, उस फ्रेमवर्क का जो रिव्यू है उसका क्या एम है, टू मेक इनपुट्स मोर मैकेनिस्टिक, एड्रेस ओवर एम्फेसाइसिस ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस ऑटोनॉमी इन स्कूल्स, प्रमोट यूनिफॉर्म मैनेजमेंट स्टाइल। तो इसका क्या है, ओवर एम्फेसिस जो हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे दे रहे हैं, इसको रिव्यू करना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मेन एम है।
ठीक है। जैसे हम बिल्डिंग के साइज़ में या कम क्लासरूम को अच्छा बनाने में इन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और लर्निंग पे कम ध्यान देते हैं। तो ये चाहती है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू करके और लर्निंग आउटकम्स पे ज़्यादा ध्यान दें। स्कूल किस पे ध्यान दें? लर्निंग आउटकम्स पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है। द एम ऑफ पब्लिक स्कूल एजुकेशन सिस्टम इज़ टू मेक इट, जो पब्लिक स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसका क्या एम है? ए प्रॉफिट जनरेटिंग इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश करना, द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर पेरेंट्स, ऐसा स्कूल बनाना कि भाई वो अट्रैक्ट करे पेरेंट्स को, लिमिटेड टू लोकल कम्युनिटीज़ ओनली, या कुछ ही सेक्शन के बच्चे उसमें पढ़ सके, फोकस्ड सोलली ऑन एग्जाम प्रिपरेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर पेरेंट्स, क्योंकि जो पब्लिक स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वो हाई क्वालिटी के होते हैं, वो हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं जो पेरेंट्स के थ्रू प्रेफर करी जाती है। तो प्रॉफिट की बजाय ये हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है पीरियोडिक हेल्थ चेकअप ऑफ स्कूल सिस्टम विल बी कंडक्टेड थ्रू, किसके थ्रू हेल्थ चेकअप होगा? नेशनल अचीवमेंट सर्वे के थ्रू, नेशनल लिटरेसी मिशन के थ्रू, एनुअल फाइनेंशियल ऑडिट के थ्रू, स्टेट ओलंपिक्स टेस्ट के थ्रू। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के थ्रू क्या होगा? हेल्थ चेकअप होगा। हेल्थ टारगेट कितना है? 100% हम इम्यूनाइजेशन करनी है अचीव किसमें? बच्चों में। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रपोज नेशनल असेसमेंट सेंटर इज रेफर टू एज परख, परख ही है हमारा। परख क्या है? इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो परफॉर्मेंस assessment review and analysis of knowledge for holistic development, और ये नेशनल असेसमेंट सेंटर है, सेंटर लेवल पे है। एसएसए की फुल फॉर्म ने देख ली, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। डाइट की भी देख ली, डाइट की फुल फॉर्म भी हमने यहाँ पे देखी, क्या देखी थी? DIET। आप कमेंट सेक्शन में लिखो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और एक बच गई BEO। इसकी फुल फॉर्म आप कहाँ पे लिखेंगे? कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताएंगे। नेक्स्ट है द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड इन स्कूल्स मस्ट गिव स्पेशल अटेंशन टू, जो बच्चे स्कूल्स में इनरोल्ड हैं उनको स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए। किस लिए मिलनी चाहिए? इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए, सेफ्टी एंड राइट स्पेशली ऑफ गर्ल चिल्ड्रन, टीचर सैलरी एग्रीमेंट के लिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोक्योरमेंट के लिए। किसके लिए उनको क्या मिलनी चाहिए? स्पेशल अटेंशन दी जानी चाहिए जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सेफ्टी और राइट के लिए, स्पेशली किसको? गर्ल चिल्ड्रन को। एडोलसेंट्स इन स्कूल फेस चैलेंजेस सच एज, क्या फेस करते हैं? चैलेंजेस फेस करते हैं कैसे? शॉर्टेज ऑफ टेक्स्ट बुक, ड्रग अब्यूज, डिस्क्रिमिनेशन, हरेसमेंट, एक्सेस लर्निंग रिसोर्सेज, लेक ऑफ एग्ज़ाम पेपर्स। तो बच्चे फेस करते हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, किससे? ड्रग अब्यूज़ के, डिस्क्रिमिनेशन एंड हैरेसमेंट के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि एडोलसेंट बच्चे हैं, जो प्यूबर्टी में एंटर करते हैं, जो टीनेज स्टेज में आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ देखा जाता है, पीयर प्रेशर देखा जाता है, हरेसमेंट देखी जाती है, इनइक्वलिटी देखी जाती है। बहुत सारे बच्चे उनको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर शुड इंश्योर, क्या इंश्योर करना चाहिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को? प्लीजेंट एंड प्रोडक्टिव लर्निंग स्पेस, हाई कॉस्ट फैसिलिटी, एक्सक्लूसिविटी फॉर अलाइड ग्रुप्स, जो अलाइड ग्रुप है, जो अमीर लोग हैं उनके लिए अलग से ग्रुप बनाने चाहिए। फ्रीक्वेंट स्कूल क्लोजर्स, बार बार स्कूल को बंद कर देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? प्लीजेंट और प्रोडक्टिव लर्निंग स्पेस क्रिएट करना चाहिए बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हायर एजुकेशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग विच टाइप ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। जो हायर एजुकेशन है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है नेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। पॉलिटिकल ओनली, सोशियो इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ओनली। सोशियो इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के थ्रू जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो नेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहती है। क्वालिटी हायर एजुकेशन मस्ट एम टू डेवलप इंडिविजुअल्स हु आर, क्वालिटी हायर एजुकेशन का एम क्या है? कैसे इंडिविजुअल्स को डेवलप करना चाहती है?
ऐसे इंडिविजुअल्स जो स्पेशलाइज हो एक सब्जेक्ट में, passive learners, thoughtful, well rounded and creative, focused only on vocational skills, या सिर्फ vocational skills पे फोकस करना चाहती है, तो वो thoughtful, well rounded और creative citizens या individuals को create करना चाहती है. Which set of abilities emphasized for 21st century के learner के लिए कौन सी abilities यहाँ पे emphasize की गई है? Memorization and repetition no, scientific temper, creativity, problem solving, manual skills only, physical work से जो जैसे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, manual work करते हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं. स्पोर्ट्स स्किल्स ओनली तो कर ही नहीं सकते, बहुत ऑल राउंड डेवलपमेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, साइंटिफिक टेम्पर भी लाना चाहते हैं, क्रिएटिविटी भी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी डेवलप करना चाहते हैं. डेवलपिंग होलिस्टिक इंडिविजुअल्स रिक्वायर एन आइडेंटिफाइड सेट ऑफ स्किल्स एंड वैल्यूज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एट ईच स्टेज. कौन सी स्टेज पे हम स्किल्स और वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहते हैं ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो? अंडर ग्रेजुएट ओनली, पोस्ट ग्रेजुएट ओनली, ठीक है, और हमारी क्या है, फ्रॉम प्री स्कूल टू हायर स्कूल एजुकेशन ओनली ड्यूरिंग टीचर ट्रेनिंग. तो कौन सी स्टेज में हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं? तो कौन सी स्टेज में करना चाह रहे हैं? पोस्ट ग्रेजुएट ओनली, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम प्री स्कूल टू हायर एजुकेशन. प्री स्कूल से ही हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चालू करेंगे, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि एकदम से हम पोस्ट ग्रेजुएट, सब बच्चे थोड़ी ना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो एकदम से हम कोई वैल्यू नहीं डाल सकते या होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते. तो प्री स्कूलिंग से ही हमारा ऐसा अप्रोच रहेगा कि हम क्या कर सकें, होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें, ऑल ओवर डेवलपमेंट की तरफ बढ़े. नेक्स्ट है हायर एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू बिल्डिंग विच टाइप ऑफ नेशन. हायर एजुकेशन किस तरह की नेशन को बिल्ड करने में हेल्प करेगा? एक डिपेंडेंट नेशन, कॉन्शियस एंड स्किल्ड नेशन, कंज्यूम ड्रिवन नेशन, एक पॉलिटिकल न्यूट्रल नेशन. तो कैसा? एक कॉन्शियस एंड स्किल्ड नेशन जो अवेयर होगा, जो पॉपुलेशन को स्ट्रेंथ करने में हेल्प करेगा, जो क्रिएटिव होगा, जिसका साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा. नेक्स्ट है द फ्रेगमेंटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इकोसिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ. फ्रेगमेंटेशन का क्या एग्जांपल है हायर एजुकेशन में? स्ट्रेंथ, रेगुलेटरी सक्सेस, ए मेजर प्रॉब्लम एंड इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट. एक मेजर प्रॉब्लम है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, जिसकी वजह से लो एकेडमिक क्वालिटी आती है, आइसोलेटेड फील करते हैं बच्चे और डुप्लीकेशन होता है. लिमिटेड एक्सेस टू HEIs इन सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरियाज रेफर टू एज. जो लिमिटेड एक्सेस है, किसकी लिमिटेड एक्सेस है यहाँ पे? HEI की. HEI क्या है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की जो यहाँ पे लिमिटेड एक्सेस है, किसको? सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के पास, है ना. वो उसका क्या मतलब है? ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ HEI, लो नंबर ऑफ लोकल इंस्टीट्यूट, एक्सेसिव ऑटोनॉमी, टू मैनी टीचर अवेलेबल. तो उसका मतलब क्या है? लो नंबर ऑफ लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं हायर एजुकेशन के, जिसकी वजह से एक्सेस नहीं मिल पाती सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप को हायर एजुकेशन की. लेक ऑफ कम्पिटिटिव पीयर रिव्यूड रिसर्च फंडिंग अफेक्ट्स. लेक ऑफ कम्पिटिटिव पीयर रिव्यूड रिसर्च फंडिंग किसको अफेक्ट करती है? टीचिंग इनिशिएटिव, कॉलेज ओनली, रिसर्च क्वालिटी एट यूनिवर्सिटी, स्कूल एजुकेशन, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट. रिसर्च क्वालिटी को यूनिवर्सिटी पे अफेक्ट करती है. सब ऑप्टिमल गवर्नेंस एंड लीडरशिप इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रिजल्ट इन बेटर डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस, हायर एकेडमिक आउटपुट, बेटर फंडिंग सपोर्ट. तो एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस क्रिएट करती है सब ऑप्टिमल गवर्नेंस एंड लीडरशिप. लार्ज एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी यूजुअली लीड टू. बहुत ज़्यादा एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी होंगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? हायर क्वालिटी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन मिलेगी, रिड्यूस्ड स्टूडेंट नंबर, लो स्टैंडर्ड्स इन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, कंप्लीट एकेडमिक ऑटोनॉमी. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लो स्टैंडर्ड बनेगा अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में, ठीक है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की वो रिड्यूस हो जाएगी. नेक्स्ट है मूविंग टुवर्ड्स लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ हेल्प इन. मल्टी डिसिप्लिनरीज यूनिवर्सिटी क्रिएट करने का जो अप्रोच है NEP 2020 का, उसकी वजह से किस में हेल्प मिलेगी? इंक्रीजिंग आइसोलेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, एनहेंसिंग silo based learning and breaking down harmful academic silos, reducing student diversity. तो किस में हेल्प मिलेगी? ब्रेकिंग डाउन हार्मफुल academic silos,
ना क्रॉस डिसिप्लिनरी लर्निंग होगी, जिसकी वजह से जो फ्रेगमेंटेशन है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स क्लस्टर्स एम टू क्रिएट कम्युनिटीज ऑफ, किस तरह की कम्युनिटीज़ क्रिएट करना चाहती हैं? ओनली एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्कॉलर्स एंड पीयर्स, स्पोर्ट प्रोफेशनल्स, स्कूल टीचर्स। किस तरह की कम्युनिटीज़ क्रिएट करना चाहती हैं? स्कॉलर्स एंड पीयर्स की कम्युनिटीज़, एकेडमिक कम्युनिटीज़ क्रिएट करना चाहती है, जिसकी वजह से कोलाबोरेशन और रिसर्च अच्छी हो पाए। नेक्स्ट एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी मस्ट ऑफर प्रोग्राम सेट, कहाँ पे प्रोग्राम ऑफर करती है? ओनली अंडर ग्रेजुएट लेवल, ओनली डिप्लोमा लेवल, बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल, ओनली वोकेशनल लेवल। तो किस लेवल पे जो हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है वो प्रोग्राम ऑफर करेगी? अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी करेगी और ग्रेजुएट लेवल पे भी करेगी। ए रिसर्च इंसेंटिव यूनिवर्सिटी प्लेसेस हायर एम्फेसिस ऑन, रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी किस पे ज़्यादा ध्यान देती है? स्पोर्ट ट्रेनिंग पे, रिसर्च एक्टिविटी पे, ओनली अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग पे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन पे। तो रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी है तो रिसर्च एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देगी। एंड ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज इज़ एक्सपेक्टेड टू, जो ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज है अलग से जो बने हुए हैं ऑटोनोमस बॉडीज जो हैं, वो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? ऑफर ओनली वोकेशनल कोर्सेज, बी ए सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन बनने का उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, या ग्रांट करना अंडर ग्रेजुएट डिग्री ग्रांट करना उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, या एलिमिनेट करना सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ को। तो उनसे यहाँ पे क्या किया जाता है? एक्सपेक्ट किया जाता है टू ग्रांट अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज, ठीक है, without affiliating universities. By 2040 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर एक्सपेक्टेड टू, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से? बिकम सिंगल स्ट्रीम, बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी, रिड्यूस स्टूडेंट एनरोलमेंट, एलिमिनेट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल, ताकि जो सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके। और इसका एम क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी बनने का एम है टू अचीव इट बाय 2040। बाय 2030 ईच डिस्ट्रिक्ट शुड हैव एटलीस्ट वन, क्या होना चाहिए 2030 तक? हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास क्या होना चाहिए? मेडिकल कॉलेज, मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वोकेशनल सेंटर, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। क्या होना चाहिए? मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। HEI क्या है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो टू 50% बाय 2035 इंक्लूड्स एक्सपेंशन ऑफ, किसके एक्सपेंशन को इंक्लूड करता है? ओनली मेडिकल एजुकेशन, ओनली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, वोकेशनल एंड हायर एजुकेशन, ओनली डिस्टेंस लर्निंग। तो वो किसके एक्सपेंशन को इंक्लूड करता है? वोकेशनल एंड हायर एजुकेशन। एक्रीडेटेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल बी एनकरेज्ड टू, क्या करने के लिए एनकरेज किए जाएंगे? रिड्यूस रिसर्च एक्टिविटीज़, क्लोज एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स, डेवलप हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेज, स्टॉप ब्लेंडेड मोड्स ऑफ लर्निंग। ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग को स्टॉप करने के लिए तो वो हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करने के लिए एनकरेज किया जाएगा उनको। सिंगल स्ट्रीम HEI विल इवेंचुअली, जो सिंगल स्ट्रीम HEI है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो क्या करेंगे? कंटिन्यू एज दे आर, बी फेज्ड आउट, ओनली टीच साइंस, ओनली टीच ह्यूमैनिटीज़। तो वो क्या करेंगे? वो फेज्ड आउट हो जाएंगे। ऑनलाइन एंड ODL प्रोग्राम्स, ऑनलाइन एंड ODL जो प्रोग्राम्स होते हैं, ODL प्रोग्राम्स मे बी ऑफर्ड ओनली इन, जो हमारे ODL प्रोग्राम्स हैं और जो हमारे क्या है ODL प्रोग्राम्स हैं और जो हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं वो कब ऑफ़र किए जाएंगे? ODL क्या होता है? ऑनलाइन ODL क्या होता है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के जो प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्रोग्राम है, वो कब ऑफर किए जाएंगे? ओनली इफ स्टूडेंट डिमांडेड, institutions are accredited for such programs, teacher requested, examinations are cancelled, no। ये क्या होंगे? ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे जिनके अंदर ऐसे कोर्सेज हों जो ऑनलाइन हो या ओपन डिस्टेंस लर्निंग के हों, ताकि जो लोग नहीं रेगुलरली कर सकते वो डिस्टेंस से कर लें। ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ ग्रेडेड एक्रीडेशन एम्स टू प्रोवाइड, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा जो ग्रेडेड एक्रीडेशन सिस्टम होगा, मतलब क्रेडिट प्रोवाइड करेगा ग्रेडेड लेवल में। उसका एम क्या है? टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, नो ऑटोनॉमी फॉर कॉलेज,
डिफरेंशिएटेड क्राइटेरिया रेलिवेंट टू इंस्टीट्यूशनल गोल्स, इक्वल इवैल्यूएशन फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ परफॉर्मेंस। तो डिफरेंशिएटेड क्राइटेरिया रेलिवेंट टू इंस्टीट्यूशनल गोल ही इसका क्या है, इसका मेन एम है, क्योंकि एक्रेडिटेशन विल नॉट बी वन साइज फिट ऑल्स, बट ये क्या कंसीडर करेगा, द टाइप एंड गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो डिफरेंशिएटेड क्राइटेरिया होगा बट सभी इंस्टीट्यूशंस के गोल को फिट करने के लिए रेलिवेंट होगा, है ना, क्योंकि ये वन साइज फिट ऑल वाली टेंडेंसी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ सबको फिट करे, पर ये क्या कंसीडर करेगा, द टाइप एंड गोल्स of the higher education institutes. HEI supporting school education is an example of higher education institute supporting school education. किसका एग्जाम्पल है, कम्युनिटी डिसएंगेजमेंट का, एक्सटेंडेड एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का, रिड्यूस्ड इंस्टीट्यूशनल वर्कलोड का, ए डिक्लाइन इन एकेडमिक्स। एक्सटेंडेड एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के एग्जाम्पल होते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। द ऑटोनॉमी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस विल बी सपोर्टेड बाय, जो ऑटोनॉमी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की वो सपोर्ट की जाएगी, रिडक्शन इन गवर्नमेंट फंडिंग, स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंशियल बैकिंग, एलिमिनेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। जब स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंशियल बैकिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फंडिंग होगी, है ना, और गवर्नमेंट का सपोर्ट विड्रॉ नहीं किया जाएगा, तभी तो ऑटोनॉमस बनेंगे पब्लिक इंस्टीट्यूट्स। वाइब्रेंट मल्टीडिसिप्लिनरी कम्युनिटीज़ कंट्रीब्यूट टू, किसको कंट्रीब्यूट करती हैं, हायर कल्चरल आइसोलेशन को, रिड्यूस्ड क्रिएटिविटी को, इनोवेटिव कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ को, लोअर सोशल एंगेजमेंट को। तो जो वाइब्रेंट मल्टीडिसिप्लिनरी कम्युनिटीज़ हैं वो किसको कंट्रीब्यूट करती हैं, इनोवेटिव एंड कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ को। द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ, किसको क्रिएट करना चाहते हैं, मोर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट, ए प्रोग्रेसिव एंड प्रोस्पेरियस नेशन, पॉलिटिकल डिविजन्स, इकोनॉमिक डिक्लाइन। तो एक प्रोग्रेसिव एंड प्रोस्पेरियस नेशन को क्रिएट करना चाहते हैं। अर्ली स्पेशलाइजेशन एंड स्ट्रीमिंग ऑफ स्टूडेंट्स इज कंसिडर, अर्ली स्पेशलाइजेशन स्ट्रीमिंग जो है स्टूडेंट की उसको कंसिडर किया जाता है एज ए मेजर चैलेंज, अ स्टूडेंट फ्रेंडली रिफॉर्म, ए रिसर्च रिक्वायरमेंट, ए टीचर मैंडेट। तो क्या करा जाता है, एक मेजर चैलेंज की तरह उसको कंसिडर किया जाता है। टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी इज असेंशियल फॉर, किसके लिए असेंशियल होती है, सब ऑप्टिमल गवर्नेंस, इम्प्रूव्ड एजुकेशनल क्वालिटी, रिड्यूसिंग एकेडमिक फ्रीडम, लिमिटिंग इनोवेशन। तो किसके लिए है, इम्प्रूव्ड एजुकेशनल क्वालिटी के लिए, ताकि ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, इनोवेशन को अलाउ करना, बेटर टीचिंग मेथड्स को अलाउ करना, एकेडमिक फ्रीडम देना, और उसके जो लर्निंग और टीचिंग के जो आउटकम्स हैं उनको इम्प्रूव करना। लाइट बट टाइट रेगुलेशन फॉर हायर एजुकेशन एम्स टू, लाइट बट टाइट रेगुलेशन है जो हायर एजुकेशन की वो किसको एम करती है, टू रिड्यूस एकेडमिक फ्रीडम, मेंटेन कंट्रोल वाइल एनेबलिंग फ्लेक्सिबिलिटी, रिमूव रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स, सेंट्रलाइज टीचिंग ओनली। तो किस पे फोकस करती है, ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। देखो, लाइट बट टाइट रेगुलेशन होगा हायर एजुकेशन का, तो किसको एम करेगा, वो किसको एम करेगा, मेंटेन करने के लिए कंट्रोल बट फ्लेक्सिबिलिटी को अनेबल करके, मतलब उनको फ्रीडम प्रोवाइड करके, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करके कंट्रोल भी मेंटेन करेगा। मतलब मिनिमम बट इफेक्टिव रेगुलेशन होगी ताकि क्वालिटी भी हो एजुकेशन की और उनको फ्रीडम भी मिले। इस्टेब्लिशिंग ऑफ ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एम्स टू, अगर हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हम क्या, हमारा एम है इसको इस्टेब्लिश करने का, स्टॉप रिसर्च एक्टिविटी, रिड्यूस फंडिंग एक्सेस, प्रमोट एंड फंड पीयर रिव्यूड रिसर्च, रिप्लेस रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो हमारा क्या है, प्रमोट करना चाहते हैं हम, फंड करना चाहते हैं पीयर रिव्यूड रिसर्च को। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू रेगुलेटरी सिस्टम एम्स टू ग्रेजुअली फेज आउट द सिस्टम ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। नया रेगुलेटरी सिस्टम का एम है कि वो ग्रेजुअली फेज आउट करना चाहता है किसका, एफिलिएटेड कॉलेज के सिस्टम को। किस मेजर को लेके, किस मेजर को अप्लाई करके, ग्रेडेड ऑटोनॉमी को, स्ट्रिक्ट सेंट्रल रेगुलेशन को, प्राइवेटाइजेशन को, या डी रिकॉग्निशन ऑफ यूनिवर्सिटी। रिकॉग्निशन को डी रिकॉग्निशन तो नहीं करेगी, प्राइवेटाइजेशन भी नहीं करेगी, स्ट्रिक्ट सेंट्रल रेगुलेशन नहीं है, फ्लेक्सिबल भी होगी और कंट्रोल्ड रेगुलेशन होगी, फ्लेक्सिबल एंड कंट्रोल्ड रेगुलेशन होगी, है ना। ग्रेडेड ऑटोनॉमी के थ्रू वो क्या करना चाहता है, फेज आउट करना चाहता है एफिलिएटेड कॉलेज के स्कूल्स को।
ठीक है। गिविंग कॉलेज ग्रेडेड ऑटोनॉमी उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। इन द फेज्ड मॉडल एग्जिस्टिंग एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी विल मेंटर देयर एफिलिएटेड कॉलेज टू अचीव व्हाट, क्या अचीव करने के लिए मेंटर करेंगी, हायर फी स्ट्रक्चर, मिनिमम एकेडमिक एंड क्यूरिकुलम बेंचमार्क, रिडक्शन इन फैकल्टी स्ट्रेंथ, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सिस्टम। तो क्या करेगी, मिनिमम एकेडमिक एंड क्यूरिकुलम बेंचमार्क को अचीव करने में मेंटरिंग करेगी। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर कॉलेजेस करंटली अफिलिएटेड विद ए यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेडेड ऑटोनॉमी, क्या एक्सपेक्टेड आउटकम होना चाहिए एक कॉलेज का जो अफिलिएटेड है ग्रेडेड ऑटोनॉमी के अंडर। फुल प्राइवेटाइजेशन, कन्वर्जन इनटू ऑटोनोमस डिग्री गेनिंग कॉलेज। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोजर ऑफ ऑल अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, मर्जर विद टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या क्या होगा यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटकम, कन्वर्जन इनटू ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज, कि हम जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना चाहते हैं उसका मेन हमारा आउटकम ये निकल के आएगा कि जो ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज बन जाएंगे वो एफिलिएटेड कॉलेज की जगह पे, ठीक है, ताकि वो डिग्री प्रोवाइड कर सकें। द हायर एजुकेशन सेक्टर सेल इवोल्व इनटू विच टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम, जो हायर एजुकेशन सेक्टर है उसको इवोल्व करना चाहिए किस टाइप के इंटीग्रेटेड सिस्टम में, है ना। ओनली प्रोफेशनल एजुकेशन, ओनली वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन टुगेदर, ओनली आर्ट एजुकेशन। तो किसके लिए करना चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन में भी और वोकेशनल एजुकेशन में भी। व्हाट विल रिप्लेस टर्म्स लाइक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी जो हमारी पहले टर्म होती थी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, उसको अब क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के टर्म से। तो इसका मतलब क्या है, कॉलेज क्लस्टर क्रिएट करना, ऑटोनोमस काउंसिल क्रिएट करना, सिंगल टर्म यूनिवर्सिटी क्रिएट करना, या हायर एजुकेशन सेल क्रिएट करना। तो इसका मतलब क्या है, सिंगल टर्म यूनिवर्सिटी क्रिएट करना, ठीक है। ये जितनी भी टर्म है ये यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो इनको रिप्लेस कर देगा। इंडियाज एशियंट एजुकेशन सिस्टम, सॉरी एक बार मैं दोबारा से देखती हूँ। व्हाट विल रिप्लेस टर्म लाइक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, हाँ ठीक है, मैंने गलत क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिया था। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो टर्म आज यूज़ की जाती है या एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी जो यूज़ की जाती है, इन दोनों टर्म्स की जगह पे अब क्या यूज़ किया जाएगा, यूनिवर्सिटी यूज़ किया जाएगा। और ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि हर एक जो भी यूनिवर्सिटी थी, चाहे वो अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी थी, उसको खुद राइट दिया जाएगा कि वो डिग्री प्रोवाइड कर सके बच्चों को, ठीक है। इंडियाज़ एशियंट एजुकेशन सिस्टम इंक्लूडिंग तक्षशिला एंड नालंदा एम्फेसाइज्ड व्हाट, किस चीज़ को एम्फेसाइज करता है, सिंगल डिसिप्लिन लर्निंग, होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग को एम्फेसाइज करता है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। द 64 किलास और आर्ट्स इंक्लूडिंग कला मतलब कला, ठीक है, कला एंड आर्ट्स इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको इंक्लूड करता है, ओनली पेंटिंग एंड लिटरेचर को, ओनली म्यूजिक एंड फिलोसफी, साइंटिफिक वोकेशनल सॉफ्ट स्किल्स, ओनली फिजिकल एजुकेशन। तो ये किसको इंक्लूड करता है, साइंटिफिक वोकेशनल एंड सॉफ्ट स्किल्स को इंक्लूड करता है, ठीक है। बहुत सारी आर्ट आती हैं इसमें। असेसमेंट इंटीग्रेटिंग आर्ट को भी इंटीग्रेट कर रहा है, ह्यूमैनिटीज़ को भी इंटीग्रेट कर रहा है विद स्टेम। हैव शोवन विच पॉजिटिव आउटकम, कौन सा पॉजिटिव आउटकम शो करना चाहता है, ठीक है, कौन सा पॉजिटिव आउटकम शो करना चाहता है। तो स्टेम क्या है, स्टेम की ही फुल फॉर्म देखें तो स्टेम की फुल फॉर्म क्या होती है, एस से होता है साइंस, ठीक है, एस से होता है साइंस, टी से होता है टेक्नोलॉजी, और ई से क्या होता है इंजीनियरिंग, ठीक है, और हमारा एम से क्या होता है मैथमेटिक्स। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, है ना। तो असेसमेंट जो इंटीग्रेट करेगा आर्ट को ह्यूमैनिटीज़ के साथ, आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ को स्टेम के साथ। तो कौन सा पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगा बाहर, रिड्यूस्ड क्रिएटिविटी। देखो जब हम आर्ट या ह्यूमैनिटीज़ को स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो क्रिएटिविटी थोड़ी ना रिड्यूस होगी, बढ़ेगी, बल्कि डिक्रीज्ड क्रिटिकल थिंकिंग, नो, बढ़ेगी क्रिटिकल थिंकिंग भी, हायर ऑर्डर थिंकिंग होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी निकल के बाहर आएगी, ठीक है।
होलिस्टिक एजुकेशन एम्स टू डेवलप, क्या डेवलप करना चाहता है? कैपेसिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स अक्रॉस विच डोमेन, कौन से डोमेन में कैपेबल बनाना चाहता है ह्यूमन बींग्स को? इंटेलेक्चुअल डोमेन में भी, सोशल में भी, इमोशनल में भी और मोरल में भी। हमारे जो कोग्निटिव, अफेक्टिव या साइकोमोटर डोमेन्स होते हैं उन सब में हमें कैपेबल बनाना चाहती है हमारा होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम एज पर NEP 2020। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एम्स टू क्रिएट इंडिविजुअल्स पॉसेसिंग विच टाइप ऑफ कैपेसिटी। जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह के इंडिविजुअल्स क्रिएट करना चाहता है जिसमें किस तरह की कैपेबिलिटी आई? ओनली लैंग्वेज स्किल्स? नो। ओनली मैथमेटिकल एबिलिटीज? नो। क्रिटिकल 21st सेंचुरी कैपेसिटी अक्रॉस मल्टीपल फील्ड, बहुत सारे फील्ड में उसकी कैपेबिलिटी हो, उसको क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं। ए होलिस्टिक एजुकेशन स्ट्रेंथन विच टाइप ऑफ एथिक इन सोसाइटी, किस तरह की एथिकल प्रिंसिपल्स को लाना चाहती है, स्ट्रॉन्ग करना चाहती है सोसाइटी के अंदर? कौन से करना चाहती है? एथिक ऑफ कंपटीशन, एथिक ऑफ आइसोलेशन, एथिक ऑफ सोशल एंगेजमेंट, एथिक ऑफ पॉलिटिकल अलाइनमेंट। तो किसको करना चाहती है? एथिक ऑफ सोशल एंगेजमेंट, ठीक है, ताकि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बढ़े और कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े। डिपार्टमेंट सच एज म्यूजिक, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, प्योर साइंसेस विल बी इस्टेब्लिश्ड टू स्ट्रेंथन व्हाट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, ये बनाए जाएंगे किस तरह के इन्वायरमेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए? कमर्शियल इन्वायरमेंट को, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंट, रिजर्व सिंगल स्ट्रीम इन्वायरमेंट। तो किस तरह के इन्वायरमेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए ऐसे डिपार्टमेंट लेके आए जाएंगे जो म्यूजिक के हों, फिलोसफी के हों, सोशियोलॉजी के हों, साइंस के हों? तो किस तरह के डिपार्टमेंट लेके आए जाएंगे? मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा और स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा। क्रेडिट्स फॉर सब्जेक्ट्स offered by various departments will be available in which degree program? क्रेडिट फॉर सब्जेक्ट्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट में ऑफर किए जाएंगे विल बी अवेलेबल इन विच डिग्री प्रोग्राम? ओनली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में होगा, ओनली टेक्निकल डिप्लोमा, बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स, ओनली वोकेशनल सर्टिफिकेट्स। तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम में होगा कि अलग अलग क्रेडिट दिए जाएंगे UG प्रोग्राम के टाइम पे। Holistic curricula will include credit-based courses in which area? Only textbook learning, community engagement and service, centralized testing, only online learning। किस में हेल्प करेगा? कम्युनिटी इंगेजमेंट में और सर्विस में हेल्प करेगा। Environmental education will include topics such as space science only, banking, finance, climate change and biodiversity, cell biology and genetics। climate change के ऊपर टॉपिक्स होंगे और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर होंगे। अभी भी है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन विल इंक्लूड विच यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इंक्लूड करता है कौन सी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को? ग्रीड को, वॉयलेंस को, ट्रुथ को, एक्सप्लॉयटेशन को। तो किसको इंक्लूड करता है? ट्रुथ को, सत्य जिसको बोलते हैं। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एम्स टू हेल्प लर्नर्स बिकम अवेयर ऑफ व्हाट? ग्लोबल सिटीजनशिप जो एजुकेशन है वो एम करती है हेल्प करने के लिए लर्नर्स को, क्या बनने के लिए, किससे अवेयर होने के लिए? ओनली नेशनल इश्यूज, ओनली हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस। तो जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए, उनसे अवेयर होने के लिए वो ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन एम्स क्रिएट करती है या डेवलपमेंट करती है, ठीक है, ताकि ग्लोबल इशू जैसे क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, पीस, वॉर, इन सबको समझ सके एक लर्नर। एज पार्ट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप विद, किसके साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं? ओनली फॉरेन यूनिवर्सिटी, लोकल इंडस्ट्री, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल NGOs ओनली गवर्नमेंट ऑफिस। किसके साथ कर सकती हैं? वो कर सकती हैं लोकल इंडस्ट्रीज़ के साथ और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि लोकल इंस्टीट्यूशंस का जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो बच्चों को दिया जा सके। द स्ट्रक्चर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर NEP विल बी ऑफ व्हाट ड्यूरेशन? कितने ड्यूरेशन का होगा? 3 years का होगा या 4 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होंगे। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन विल बी सपोर्टेड बाय विच मैकेनिज्म? किस मैकेनिज्म के थ्रू सपोर्ट किया जाता है? क्रेडिट बैंक के थ्रू, ठीक है, जिसमें डिप्लोमा डिग्री और हमारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। द 4 year मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम इज रेफर्ड बिकॉज इट प्रोवाइडेड व्हाट? क्या प्रोवाइड करता है? फ्री टेक्स्ट बुक, ब्रॉडर होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपोजर, ओनली वोकेशनल ट्रेनिंग, ओनली रिसर्च एंड स्पेशलाइजेशन। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है ब्रॉडर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपोजर, ठीक है, क्योंकि डीपर और ब्रॉडर लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन करेगा लर्नर। द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC विल डिजिटली स्टोर व्हाट? क्या डिजिटली स्टोर करेगा? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, स्टूडेंट के फोटोग्राफ को, एकेडमिक क्रेडिट फ्रॉम HEI को, एकेडमिक क्रेडिट फ्रॉम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, इनके
एकेडमिक क्रेडिट को स्टोर करेगा डिजिटली। फोटोग्राफ स्टोर करने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टोर करने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंशियल स्टूडेंट रिपोर्ट स्टोर करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट्स बैंक है तो क्रेडिट ही स्टोर करेगा और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का करेगा। फ्लेक्सिबल क्यूरिकुलर स्ट्रक्चर्स अंडर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एम टू रिमूव व्हाट। जो फ्लेक्सिबल क्यूरिकुलर स्ट्रक्चर है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के अंदर वो क्या रिमूव करेंगे, क्या रिमूव करेंगे? स्टूडेंट फ्रीडम, रिजिड डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमीज, डिपार्टमेंटल स्पेशलाइजेशन। वो क्या करेंगे? रिजिड डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज को रिमूव करेंगे ताकि फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सके फिजिक्स में, म्यूजिक में, बायोलॉजी में, साइकोलॉजी में, अलग अलग सब्जेक्ट में। पेडागोजी अंडर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन विल एम्फेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। किसको एम्फेसाइज करेगी? मेमोराइजेशन को, रोट लर्निंग, कम्युनिकेशन, डिस्कशन, डिबेट और पासिव लर्निंग को। किसको सपोर्ट करेगी? कम्युनिकेशन को, डिस्कशन को, डिबेट को, ताकि जो लर्नर है वो क्या करे? इंटरेक्ट करे, इंटरेक्शन करना सीखे, कम्युनिकेशन करना सीखे और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स उसके अंदर डेवलप हों, मतलब वो प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखे, ठीक है, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ विल ऑफर इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी फॉर व्हाट पर्पस। उनको ऑफर की जाएगी ऑटोनॉमी ताकि वो डिग्री प्रोवाइड कर सके, फ्लेक्सिबल बन सके, चूज़ कर सके अपने कोर्सेज को, है ना। सेटिंग रिजिड सिलेबस, इंक्रीजिंग स्टूडेंट फीस, सेटिंग इंगेजिंग एंड फ्लेक्सिबल क्यूरिकुला, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। तो क्यों उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी? ताकि इंगेजिंग एंड फ्लेक्सिबल क्यूरिकुलम सेट किया जा सके। विच इंडियन लिटरेरी वर्क डिस्क्राइब्ड ए होलिस्टिक एजुकेशन इन्वॉल्विंग द 64 कलास। कौन सा लिटरेरी वर्क है जो डिस्क्राइब करता है कि होलिस्टिक एजुकेशन में हमें 64 कला को, मतलब आर्ट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए? इसके बारे में अर्थशास्त्र बात करता है, कदम्बरी बात करता है, रामचरितमानस बात करता है, शकुंतला बात करता है। कौन बात करता है? कादम्बरी इसके बारे में बात करता है, जो बाणा भट्ट ने लिखा है। वो डिस्क्राइब करता है एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जो होलिस्टिक एजुकेशन में या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करेगा, जिसमें इंक्लूड करता है वो कि 64 आर्ट्स में एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज इंक्लूडेड अंडर वोकेशनल सब्जेक्ट। वोकेशनल सब्जेक्ट के अंडर कौन से फील्ड इनमें से आते हैं? पेंटिंग, मैथमेटिक्स, कारपेंट्री एंड सोशियोलॉजी। कौन से आते हैं? कारपेंट्री, ठीक है, वोकेशनल सब्जेक्ट में। गार्डनिंग, कारपेंटरिंग। ए मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स प्रोग्राम्स एट विच लेवल। किस लेवल पे प्रोग्राम्स होंगे? ओनली अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पीएचडी लेवल पे, ओनली पोस्ट ग्रेजुएट, ओनली सर्टिफिकेट लेवल पे। किस लेवल पे होंगे? अंडर ग्रेजुएट पे भी होंगे, ग्रेजुएट पे भी होंगे और पीएचडी लेवल पे भी होंगे। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इंक्लूड्स लेसन इन विच एरिया। किस एरिया में लेसन्स होती हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन सिस्टम में? एग्रेशन, सेवा, सर्विस, प्रॉफिट मेकिंग, कंपटीशन। किस में होते हैं? सेवा में और सर्विस में। द NEP फ्रेमवर्क एनकरेजेस कोलाबोरेशन बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड विच सेक्टर फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग। यहाँ पे क्या होगा? कोलाबोरेशन होगा यूनिवर्सिटी का कौन से सेक्टर्स के साथ, ताकि प्रैक्टिकल लर्निंग हो सके। फिल्म इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, लोकल बिजनेस एंड आर्टिस्ट, फॉरेन एम्बेसीज। किसके साथ होगा यहाँ पे? लोकल बिजनेस एंड आर्ट्स के साथ। विच एरिया विल नॉट बी पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। कौन सा एरिया है जो पार्ट नहीं होगा इन्वायरमेंटल एजुकेशन का? पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्पेस कोलोनाइजेशन। तो कौन सा होगा? स्पेस कोलोनाइजेशन। यहाँ पे क्या नहीं होगा? इन्वायरमेंट एजुकेशन का पार्ट नहीं होगा। पोल्यूशन भी पढ़ाया जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट भी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ाया जाएगा, क्लाइमेट चेंज भी पढ़ाया जाएगा, बट स्पेस कोलोनाइजेशन नहीं पढ़ाया जाएगा। रेगुलेटरी चेंजेस विल प्रमोट विच कल्चर इन हायर एजुकेशन। जो रेगुलेटरी चेंजेस लेके आए जाएंगे उसकी वजह से क्या चेंज आ सकता है हायर एजुकेशन के कल्चर में? रोट मोमराइजेशन, फियर ऑफ इनोवेशन, ऑटोनॉमी एंड एम्पावरमेंट, फ्रेगमेंटेशन। तो क्या होगा? ऑटोनॉमी एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ अप्रोच विल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन फॉलो इन द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में कौन सा अप्रोच अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन फॉलो करेगी? कमर्शियल अप्रोच, होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ओनली टेक्निकल अप्रोच, ओनली आर्ट अप्रोच। तो कौन सा अप्रोच फॉलो करेगी? और फॉलो करेगी होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। सॉफ्ट स्किल्स एम्फेसाइज्ड इन होलिस्टिक एजुकेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा है इनमें से सॉफ्ट स्किल? एग्रेशन, डिबेट, कम्युनिकेशन, हाइडिंग मिस्टेक, पासिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग करनी होगी। एग्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं, तो डिबेट एंड कम्युनिकेशन का स्किल्स। नेक्स्ट है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन विल एनेबल लर्नर्स टू बिकम प्रमोटर्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी। जो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन हम देना चाहते हैं वो लर्नर्स को किसके योग्य बनाएंगे ताकि प्रमोट हो सके किस तरह की सोसाइटी? वॉलेंट? नो। नेगेटिव है ये तो। इंटॉलरेंट? नो। पीसफुल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सोसाइटी क्रिएट करने के लिए, ठीक है।
तो यहीं तक आज हम डिस्कस करेंगे. इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो देन कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स and family members who study same type of topics. And if you do like it, then also comment in. And thank you so much for visiting my channel, giving your time to watch my video lectures. Thank you so much again.